एवरीवन। आज हम लोग CC7 पेपर के यूनिट 3 से स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम पर डिस्कशन करेंगे। अभी तक यूनिट 3 का आप लोगों ने इससे पहले एग्जिस्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम, यूनिकनेस ऑफ इक्विलिब्रियम सब पर चर्चा हम लोग कर चुके हैं। होप वो सब आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। और ये जो हम लोग लास्ट टॉपिक ही है एक तरह से, इसके बाद हम लोग मकड़ी जाल या कॉबवेब मॉडल पर भी चर्चा करेंगे। इस तरह यूनिट 3 ख़त्म होगा। लेकिन आज जो हम लोग बात कर रहे हैं वो है इक्विलिब्रियम या साम्य के स्टेबल और अनस्टेबल होने के बारे में। अभी तक आप लोग पढ़ते आए हैं कि मांग व पूर्ति के बीच संतुलन तब होता है उस कीमत मांग पर, वो जो एक प्राइस होता है जिस पर कि एक कॉम्बिनेशन है, जिस पर कि क्रेता और विक्रेता दोनों ही संतुष्ट होते हैं अपने क्रय और विक्रय से। उन्हें अपने व्यवहार को परिवर्तित करने की आवश्यकता अनुभव नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में संतुलन स्थापित हो जाता है। परंतु यह नहीं कहा जा सकता कि एक बार जब संतुलन स्थिर हुआ है तो वह स्थायी होगा यानी स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। प्रायः होता ये है कि समय के साथ कंज्यूमर्स के डिमांड में चेंजेस आते हैं, उनके प्रेफरेंसेस में चेंजेस आते हैं। इसी तरह से कई बार साधन के कीमतों में परिवर्तन के कारण, तकनीकी चेंजेस के कारण, जो टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेस आ जाते हैं उसके कारण जो हमारा पुराना इक्विलिब्रियम है वह भंग हो जाता है और कीमतें या तो कम हो जाती हैं या ज़्यादा हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में मांग और पूर्ति के बीच का संतुलन जब फिर से संतुलन उसका भंग होने पर पुनः स्थापित हो जाए या अस्थिर होने पर, ये जबकि व्यवस्था संतुलन स्थिति से कई बार दूर जाने की भी उसकी स्थिति होती है। कई बार ऐसा असंतुलन होता है कि वह संतुलन स्थिति के करीब खुद से ही जाने की संतुलन की ओर जाता है। तो ये जो है ये डिपेंड करेगा कि क्रेताओं का और विक्रेताओं का व्यवहार क्या है। यदि क्रेताओं का बाजार संबंधी व्यवहार इस प्रकार का है कि वे एक दी हुई कीमत पर पूर्ति की गई मात्रा की अपेक्षा मांगी गई मात्रा अधिक होती है तो वे कीमत में वृद्धि करने की प्रवृत्ति रखते हैं। और विक्रेताओं का व्यवहार ऐसा होता है कि जब किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा की अपेक्षा पूर्ति की गई अधिक होती है तो वे कीमत को कम करने की प्रवृत्ति रखते हैं। ऐसी स्थिति में यदि संतुलन का अस्तित्व होता है तो वह स्थिर होगा। इसको हम लोग रेखाकृति के द्वारा समझ सकते हैं आसानी से। इसके लिए हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। रेखाकृति A में हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर मांग वक्र की ढाल जो है वो हमारी कैसी है, नेगेटिवली ढाल है इसकी DD। यह जो डिमांड कर्व है ये कैसा है, नेगेटिव है उसका स्लोप। और सप्लाई कर्व का कैसा है, पॉजिटिवली कर्व है, ये इसका स्लोप पॉजिटिव है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें दो स्थिति है। संतुलन कहाँ पर स्थापित हो रहा है, P0 पर। संतुलन हमारा जब P0 पर होता है, P0 पॉइंट पर जब हमारा संतुलन होगा तो ऐसी स्थिति में जो है क्वांटिटी जो है एक निश्चित हो जाता है कि ये यहाँ पर उत्पादन होगा। परंतु मान लें हम कीमतें बढ़कर हो जाती हैं P1, किसी वजह से कीमत यदि बढ़कर P1 हो जाए P0 से, तो वैसी स्थिति में हम लोग क्या देखते हैं कि एक्सेस डिमांड जो है वो लेस देन 0 है यहाँ पर। और सप्लाई क्या है, P1 पर डिमांड कम है और सप्लाई देख रहे हैं हम लोग कि बढ़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो उसका प्राइस जो है वो ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में सप्लाई को प्रवृत्ति क्या होगी, कम करने की। तो सप्लाई कम होगा सप्लाई प्राइस जब कम होगा तो वो पुनः P0 पर आने की प्रवृत्ति रखेगा। इसी प्रकार यदि कीमतें मान लो कि P2 हो जाए तो ऐसी स्थिति में हमारा जो है एक्सेस डिमांड जो है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव इज इन द सेंस कि वो 0 से
ज़्यादा है, मोर देन ज़ीरो है। तो जब मोर देन ज़ीरो है ये, तो डिमांड हमारा क्या है, एक्सेस है, और सप्लाई यहाँ पर फिर कम है। तो ऐसी स्थिति में सप्लाई बढ़ेगा। सप्लाई बढ़ने से जो है फिर वो सप्लाई बढ़ने से फिर प्राइस पी ज़ीरो की ओर जाने की प्रवृत्ति रखेंगे। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या देख रहे हैं कि संतुलन पुनः स्वयं ही स्थापित हो जा रहा है। तो इसी प्रकार अगर ये तब होगा जबकि हमारा डी कर्व जो है वो नेगेटिवली स्लोप्ड होगा, उसका जो स्लोप है वो नेगेटिव होगा, और एसएस कर्व जो है वो पॉजिटिवली जो है उसका स्लोप होगा। ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो इक्विलिब्रियम होता है वो स्टेबल होता है, मतलब उसकी प्रवृत्ति होती है कि स्वयं से ही वो जो है वो पुनः स्टेबल स्थिर इक्विलिब्रियम की ओर प्रवृत्त होता है। इसके विपरीत हमारे पास एक और ऑप्शन है। यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि ऐसी स्थिति में इस जगह इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, ये डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं कि डी जो है वो नेगेटिवली स्लोप्ड है, और एसएस यानी सप्लाई कर्व जो है वो भी नेगेटिवली स्लोप्ड है। इस वाले ऑप्शन में हम लोग क्या देख रहे थे कि सप्लाई कर्व जो है वो पॉजिटिवली स्लोप था इसका, लेकिन हमारे पास जो ये वाला ऑप्शन है इसमें हम लोग देख रहे हैं कि सप्लाई कर्व जो है वो भी नेगेटिवली स्लोप्ड है। तो ऐसी स्थिति में क्या हमारे पास ऑप्शन है, हम लोग देख रहे हैं कि जब P0 प्राइस होता है तो वहाँ पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को कट कर रहे हैं, और वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है जिसमें कि क्वांटिटी निश्चित है कि 0m मात्रा क्वांटिटी का निश्चित है। लेकिन अगर किसी स्थिति में मान लो ये कीमत जो है किसी बाधा के कारण संतुलन जो है पुनः गड़बड़ हो जाता है या भंग होता है, तो P0 की अपेक्षा अगर संतुलन भंग होकर P1 हो जाए, तो अब यहाँ पर हम क्या ऑप्शन देखते हैं कि सप्लाई जो है हमारा वो सप्लाई जो है हमारा वहाँ यहाँ पर एक्सेस डिमांड जो है वो 0 से ज़्यादा है, यानी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। एक्सेस डिमांड जो है पॉजिटिव है, और ऐसी स्थिति में जब डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, तो ऐसी स्थिति में जो है सप्लाई को बढ़ाने की प्रवृत्ति होगी, और प्राइस जो है पुनः P1 से भी ऊपर जाने की प्रवृत्ति रखेगा। मतलब है कि यह पुनः लौट कर P0 की ओर नहीं आएगा, बल्कि यह P1 की ओर प्रवृत्त होगा। और ऐसी स्थिति में हम लोग कहेंगे कि ये साम्य अनस्टेबल है, कि एक बार अगर ये साम्य किसी भी बाधा के कारण भंग हो जाता है तो वह जो है पुनः साम्य की ओर आने की प्रवृत्ति नहीं रखेगा। इसी प्रकार यदि किसी कारणवश प्राइस घटकर P0 हो जाए, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि फिर डिमांड हमारा कम है और सप्लाई ज़्यादा है। ED यानी एक्सेस डिमांड इज़ लेस देन 0, यानी नेगेटिव है एक्सेस डिमांड। अगर एक्सेस डिमांड मांग जो है हमारी कम है, मांग कीमत, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि सप्लाई को कम करने की प्रवृत्ति होगी। अगर सप्लाई को देख रहे हैं कि हम सप्लाई कर नेगेटिवली इस तरफ जा रहा है, तो फिर प्राइस जो है हमारा ये सप्लाई कम करने की प्रवृत्ति होगी, और सप्लाई मात्रा को फिर वो प्राइस जो है घटकर P0 के बजाय उससे दूर हटने की प्रवृत्ति रखेगा। और इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास इसमें जो है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। हमारा ये इक्विलिब्रियम जो है वो अनस्टेबल है। एक बार यदि किसी बाहरी बाधा के कारण ये स्टेबल भंग हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जो है वो संतुलन वापस उस पर जाने की प्रवृत्ति नहीं रखेगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर प्रूफ होता है कि जब एक बार जो है किसी बाहरी बाधा के कारण जो है संतुलन भंग हो जाता है, तो उसे ज़रूरी नहीं है कि हर बार वह दोबारा साम्य को प्राप्त होगा ही। तो इसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि इसमें जो है पुनः एडजस्टमेंट किस प्रकार होता है, इस पर जो है सामने इस पर दो वॉलरस और मार्शल ने अपने अलग अलग विचार प्रस्तुत किए। इसमें वॉलरस के अनुसार जो है उनका कहना है कि अगर बाजार किसी कारण बाधावश संतुलन से दूर हटता है, तो पुनः इसमें एडजस्टमेंट का प्रक्रिया स्टार्ट होती है। तो ये जो एडजस्टमेंट की प्रक्रिया फिर से स्टार्ट होगी, तो ये कीमत में एडजस्टमेंट होगा, यानी प्राइस में एडजस्टमेंट होगा, या क्वांटिटी में एडजस्टमेंट होगा,
यह जो है एक डिबेट का विषय है, विवादास्पद है कि वॉलरस कहते हैं कि इसमें एडजस्टमेंट जो होता है वो प्राइस में होता है, और इसके लिए उन्होंने इसको लिखने की कोशिश किया कि यदि कीमत का समायोजन हम कीमत में परिवर्तन का जो अधिक मांग के बारे में है उसकी सूचना बाज़ार से प्राप्त करते हैं, कि बाज़ार में जो सूचना है उसके अनुसार कि डिमांड एक्सेस है या नेगेटिव है, यानी पॉजिटिव डिमांड है मार्केट में या नेगेटिव डिमांड है, उसके आधार पर जो है एक निश्चित समय आदि में, एक निश्चित पीरियड में जो है वो एक फार्मूला देते हैं वॉलरस। उसके लिए वो लिखते हैं डीपी, एक टाइम पीरियड में जो प्राइस है इज इक्वल टू डी प्राइस, जिसमें कि ये जो डी प्राइस है इसमें डीपी मांगी गई मांग है, डिमांड है, डिमांड प्राइस है, मांगी गई मात्रा डिमांड की, और ये जो है हमारा माइनस सप्लाई है। तो ये जो है हमारा सप्लाई का जो है डी एस जो है पूर्ति की मात्रा को बता रहा है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं हम लोग कि जो एक्सेस डिमांड है, यदि सप्लाई की मात्रा जो है कम है और डिमांड की मात्रा ज़्यादा है तो एक्सेस डिमांड यानी ई डी जो है हमारा एक्सेस डिमांड वो 0 से ज़्यादा है, यानी मोर देन 0 है। तो ऐसी स्थिति में प्राइस जो है वो बढ़ेंगे। और अगर इसका उल्टा होगा कि इसी तरह मार्शल ने क्वांटिटी एडजस्टमेंट की बात कही, जैसे कि वॉलरस कह रहे हैं कि जब एक बार इक्विलिब्रियम जो है वो किसी बाहरी बाधा के कारण भंग हो जाता है तो मार्केट में पुनः एडजस्टमेंट का एक प्रोसेस स्टार्ट होता है, और इस प्रकार से जो है एडजस्टमेंट कई बार होता है और कई बार नहीं होता है, और ऐसी स्थिति में जो है इक्विलिब्रियम स्टेबल या अनस्टेबल हो सकता है। तो जब एडजस्टमेंट होता है तो वॉलरस के अनुसार वो प्राइस में एडजस्टमेंट होता है, जबकि मार्शल ऐसा नहीं कहते हैं। मार्शल के अनुसार जो एडजस्टमेंट होता है वो मात्रा में होता है, क्वांटिटी में होता है, कि जो सप्लाई का जो क्वांटिटी है, प्रोडक्शन जो है उसमें एडजस्टमेंट होता है। तो एडजस्टमेंट जब क्वांटिटी में होगा उसके लिए हम लोग यहाँ पर इस डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं इसको, कि ये हम लोग देख रहे हैं कि डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप्ड है और सप्लाई कर्व जो है हमारा वो पॉजिटिवली स्लोप्ड है। तो इस स्थिति में जब P0 जहाँ पर दोनों एक दूसरे को कट करते हैं तो P0 कीमत पर जो है यहाँ पर इक्विलिब्रियम होता है, और मात्रा Q0 डिसाइड करते हैं हम लोग कि मात्रा जो है प्रोडक्शन का वो होगा Q0। अब मान ले किसी कारण से जो है मात्रा घटकर, मान लो मार्केट में जो है किसी तरह की कोई बाधा हो गई और क्वांटिटी को घटाकर Q1 हो गया। तो क्वांटिटी अगर Q1 होता है तो कीमत में जो है इस प्रकार से समायोजन होगा कि एक्सेस डिमांड जो है, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब मात्रा Q1 होता है तब एक्सेस डिमांड जो है वो 0 से ज़्यादा है, यानी डिमांड हमारा Q1H के बराबर है, जबकि सप्लाई Q1G के बराबर है। तो HG के बराबर जो हमारा डिमांड है वो एक्सेस डिमांड है, जो कि पॉजिटिव है, 0 से ज़्यादा है, पॉजिटिव डिमांड को शो कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि क्वांटिटी का प्रोडक्शन जो है हमारा Q1 से बढ़कर पुनः Q0 की ओर जाने की प्रवृत्ति रखेगा। तो Q0 की जब ये ओर जाने की ओर मात्रा में एडजस्टमेंट होगा, देख रहे हैं हम लोग क्वांटिटी में एडजस्टमेंट हो रहा है, Q1 से Q0 की ओर फिर से यह पुनः जाने की प्रवृत्ति रखता है, और ऐसी स्थिति में प्राइस जो बढ़ा था वह पुनः घटकर P0 हो जाता है। तो पहले क्वांटिटी एडजस्टमेंट होता है और उसके अनुसार फिर जो है ये मार्शल के अनुसार प्राइस का एडजस्टमेंट होता है। इसी प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि अगर किसी कारण से प्राइस बढ़कर Q2K हो जाए, प्राइस घटकर Q2L के बराबर हो जाए, तो मात्रा अगर हमारा Q2 हो रहा है, बाधा कोई तरह की, मान लीजिए इक्विलिब्रियम हमारा भंग हो गया, ज़्यादा सप्लाई और डिमांड यहाँ Q2 के बराबर हम लोग अगर क्वांटिटी है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो सप्लाई कीमत है वो Q2K के बराबर है, और ये जो हमारा कीमत है डिमांड कीमत Q2L के बराबर है। तो ऐसी स्थिति में KL जो है वो एक्सेस सप्लाई हो रहा है, यानी एक्सेस डिमांड जो हमारा है वो 0 से कम है, लेस देन 0 है।
तो ऐसी स्थिति में पुनः Q2 से Q0 की ओर प्रोडक्शन जो है हमारा यानी क्वांटिटी में कमी आएगी और प्रोडक्शन Q2 से Q0 की ओर जाने की प्रवृत्ति रखेगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि पुनः क्वांटिटी में यानी मात्रा में एडजस्टमेंट हो रहा है। लेकिन ये कैसा एडजस्टमेंट है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम है या स्टेबल, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि यह जो इक्विलिब्रियम है वह स्टेबल है और यह पुनः स्वयं ही बाजार में समायोजन करने की प्रवृत्ति रखता है और यह Q2 से Q0 की ओर आता है, Q1 से पुनः Q0 की ओर आता है, यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट जो हमारा है वह स्टेबल है। अगर वह किसी बाधा के कारण भंग भी होता है तो वह पुनः स्वयं ही एडजस्ट होने की प्रवृत्ति रखता है। इसी प्रकार हमारे पास एक ये दूसरा जो है एक और जो है मार्शल बताते हैं। डिफरेंस यहाँ पर वॉलरस और मार्शल में ये है कि मार्शल के अनुसार अगर डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप्ड हो और सप्लाई कर्व पुनः नेगेटिवली स्लोप्ड हो तो वॉलरस के अनुसार ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को शो कर रहा था। लेकिन मार्शल के अनुसार हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर ये एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि यदि Q0 क्वांटिटी जो इक्विलिब्रियम है वो अगर किसी कारण किसी बाधा के कारण भंग हो जाता है, इक्विलिब्रियम अस्थिर हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में पुनः एडजस्टमेंट के लिए मान लो वो भंग होकर Q1 हो जाता है। तो Q1 मात्रा जो है यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि एक्सेस डिमांड है, ED जो है हमारा एक्सेस डिमांड इज़ मोर देन 0 है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो सप्लाई पूर्ति बढ़ने की प्रवृत्ति होगी, सप्लाई बढ़ेगी और पुनः क्वांटिटी Q1 से Q0 की ओर जाने की प्रवृत्ति रखेगा। इसके विपरीत हम लोग क्या देख रहे हैं, किसी कारणवश यदि क्वांटिटी Q2 हो जाता है इक्विलिब्रियम भंग होकर, तो फिर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो डिमांड कम है तो सप्लाई घटेगा और ये घटकर पुनः Q0 की ओर जाने की प्रवृत्ति रखेगा। तो क्या देख रहे हैं हमने कि ये जो स्टेबल है, यदि डिमांड और सप्लाई कर्व दोनों ही नेगेटिवली स्लोप्ड है तो ऐसी स्थिति में पुनः जो है यह फिर से इक्विलिब्रियम की ओर जाने की ओर प्रवृत्ति रखता है। यानी मार्शल के अनुसार यह भी एक स्टैटिक या स्टेबल इक्विलिब्रियम को शो करता है और इसको उन्होंने जो है एक फार्मूला के द्वारा बताने का कोशिश किया और बताया उन्होंने कि यदि इसको हम एक समय अवधि में एक टाइम पीरियड में देखना चाहें, dQ/dt इक्वल टू K D-1Q माइनस S-1Q। K एक कांस्टेंट है यहाँ पर हमारा, जिसको कि हम लोग इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, ED एक्सेस डिमांड, ये जो हमारा शो कर रहा है ये एक्सेस डिमांड जो हमारा है वो -1, K इज मोर देन 0। तो यहाँ पर जो हमारा स्थिति है डिमांड प्राइस और ये जो है सप्लाई प्राइस है, अगर जो है हमारा ये K इज़ मोर देन 0 होगा तो ऐसी स्थिति में प्राइस ऑफ डिमांड इज़ मोर देन सप्लाई होगा और प्राइस जो है वो क्वांटिटी जो है वो बढ़ने की ओर प्रवृत्ति रखेगी। अगर इसका अपोजिट होगा तो क्वांटिटी घटने की प्रवृत्ति रखेगा। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि मार्शल और वॉलरस दोनों ने ये बताने की कोशिश की है कि यदि इक्विलिब्रियम एक बार किसी भी बाधा के कारण किसी भी कारण से अगर इक्विलिब्रियम एक बार भंग हो जाता है, वो कोई भी तरह का कारण हो सकता है कि मान लीजिए कि कंज्यूमर्स के जो है वो टेस्ट में चेंज आता है, प्रेफरेंसेस में चेंज आता है, या टेक्नोलॉजी अपरिवर्तित हो जाती है, या किसी फैक्टर का प्राइस ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग देखते हैं कि जो एक बार स्थापित इक्विलिब्रियम है वह बदलता है और वो जब भंग हो जाता है तो वो मार्केट में पुनः उसके एडजस्टमेंट की जो प्रक्रिया होती है वो थोड़ा समय ज़रूर लेती है, लेकिन वो एडजस्ट होता है। और ऐसी स्थिति में मार्शल के अनुसार जो है वो किस प्रकार स्टेबल होगा, वो क्वांटिटी एडजस्ट करेंगे और क्वांटिटी में एडजस्टमेंट होगा और उसका के प्रभाव के कारण फिर प्राइस में एडजस्टमेंट होगा। जबकि वॉलरस कहते हैं कि नहीं, प्राइस में ही एडजस्टमेंट होता है और उसके द्वारा जो है मात्रा और क्वांटिटी डिसाइड हो जाता है। तो इस प्रकार हम लोग ये देख रहे हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम से क्या तात्पर्य है और इसमें जो है किस प्रकार स्टेबिलिटी जब इक्विलिब्रियम की भंग हो जाती है तो उसको किस प्रकार पुनः इक्विलिब्रियम पुनः स्थापित होता है, एडजस्टमेंट होता है। और यह जो प्रक्रिया है ये जो है मार्शल और वॉलरस ने सही प्रकार से समझाया है। मात्रा
क्वांटिटी किस प्रकार चेंज होगा और प्राइस किस प्रकार चेंज होगा। आज बस इतना, धन्यवाद।